अमन के समझाने पर उसकी माँ मान तो जरूर गई थी, पर ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी। वो अब कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे वो ये साबित कर पाए कि प्राची अमन के लिए सही लड़की नहीं है, और इसी अंजाम को मसूबा देने उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। मम्मी को समझाने के बाद अमन वापस अपने कमरे में गया तो देखा प्राची सोई पड़ी है। अमन समझ गया था कि प्राची थक गई होगी, इसीलिए सीधा जाकर सो गई। दूसरी ओर मधु अभी भी निखिल के बदले बदले बिहेवियर से हल्का सा परेशान थी। वो हर हाल में पता लगाना चाहती थी कि ऐसा क्या हो गया जिससे निखिल अमन और प्राची के नाम से नफरत करता जा रहा है। पर वो पता लगाती भी तो कैसे? उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन वो अब तक पता नहीं लगा पा रही थी। मधु निखिल के पास गई और प्यार से निखिल की ओर देखकर बोली, निखिल एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। निखिल ने अपनी फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट चेक करते हुए कहा, तुम ऑफिस का काम यहाँ भी करते हो? ये तो सही बात नहीं है ना। घर का टाइम मुझे तो कम से कम दे दो, यहाँ भी ऑफिस का काम करते रहोगे दिन भर? अरे तुम्हें पता है ना अभी काम ज्यादा है, इस वजह से, वरना मैं कहाँ डेली डेली काम में लगा रहता हूँ। ठीक है, एक बात पूछूं? और अगर तुम गुस्सा ना हो, मधु फिर से बोली। हाँ पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है? निखिल ने सिर हिलाकर कहा। ऐसा क्या हो गया जो तुम अमन से नफरत करने लगे? अमन का नाम सुनकर निखिल को फिर से गुस्सा आ गया था। हालांकि इस बार वो चिल्लाया नहीं था, लेकिन मधु को ही दिखाना जरूरी था कि उसे अमन के नाम से नफरत है, और वो भी यही चाहता था कि मधु भी अमन और प्राची से दूरी बना ले, ताकि उन्हें किसी से भी किसी के भी सवाल का जवाब न देना पड़े। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कर रहा था, और मधु अपना रिश्ता बचाने के लिए। मधु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये अमन का नाम भी मत लिया करो मेरे सामने, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता है क्या? हाँ यार कम ऑन, मैं तो बस पूछ रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात क्या है? तुम जानते हो अमन तुम्हारा फ्रेंड है, और अमन और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो इतनी बड़ी दरार कब आ गई, कैसे आ गई? मधु, मुझे तुम्हारे इन फालतू सवालों का जवाब देने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मुझे काम करना है। तुम एक काम करो, मानसी को लेकर सो जाओ, रात काफी हो गई है, तो हम सुबह बात करेंगे। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है तो मत दो, पर बातें तो मत पलटो। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम देखना मैं कैसे पता लगाती हूँ। मधु गुस्से में निखिल को इतना चिल्लाकर वहां से चली गई। निखिल भी मधु की बात से अच्छी तरह रूबरू था। वो जानता था मधु का गुस्सा कैसा है, और वो ये भी जानता था कि मधु किसी भी हाल में पता लगा ही लेगी कि निखिल और अमन के बीच दूरी आने की वजह क्या है। इसीलिए निखिल ने अपने घर की सारी फाइल हाइड कर दी थी, ताकि कोई भी फाइल मधु के हाथों तक ना पहुंच पाए, और किसी को खबर भी ना हो पाए कि निखिल अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कर रहा है। वो जानता था कि उसकी मजबूरी क्या है, पर रूबल चौधरी ये सब जानबूझकर कर रहे थे, केवल और केवल अमन को बर्बाद करने के लिए। शादी प्राची ने युग से तोड़ी थी, लेकिन उसका गुस्सा रूबल चौधरी के अंदर भड़क रहा था। वो अपने भाई की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके भाई का दिल टूटा था, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, वरना वो हर चीज में प्राची और अमन को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन जब से शादी टूटी थी, रूबल के बिहेवियर में काफी चेंज हो गया था, और ये बात सोचकर स्मिता काफी परेशान थी। अगले दिन स्मिता उठी तो उसने देखा रूबल उसके साथ नहीं है। वो अपने बेड से उठकर रूबल चौधरी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, पर जब रूबल नहीं मिले तो वो नीचे अपनी सास मिसेस रेशमा के पास जाकर बोली, मम्मी जी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं तो, रात में तो तुम्हारे कमरे में ही था, मुझे नहीं पता कहाँ गया। पता नहीं मम्मी, पर ये अभी कमरे में नहीं है, हो सकता है यही कहीं हो, मिसेस रेशमा ने जवाब दिया। तो स्मिता उनकी बात मानकर वापस अपने कमरे में चली गई, और सुबह से बेड वगैरह साफ करने लगी। बेड की सफाई करने के बाद वो रूबल चौधरी की टेबल पर गई, जहां उनकी ऑफिस की फाइल लगी रहती थी। टेबल की सारी सफाई की तो अचानक स्मिता के हाथों में एक एग्रीमेंट पड़ गया। स्मिता ने धीरे से वो एग्रीमेंट उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। एग्रीमेंट पढ़ के वो काफी घबरा गई। ये तो वो पहले से जानती थी कि रूबल चौधरी अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, और उसे इस बात की नॉलेज नहीं थी कि उन्होंने अमन की कंपनी को इतना बड़ा लॉस दिया है, और खुद भी लॉस बियर किया है। स्मिता का दिमाग खराब हो गया। उसने एग्रीमेंट साइड में रखकर अपना फोन उठाया और युग को फोन किया। काफी टाइम बाद जब युग ने फोन रिसीव किया तो नींद में बोला, क्या भाभी इतनी रात में फोन कर रही हैं आप? सॉरी देवर जी आपको परेशान करने के लिए, पर आपको कुछ बताना था। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? युग ने नींद में कहा। तुम्हें पता है, स्मिता अभी इतना ही बोली थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसका फोन छीन लिया। वो एकदम से पीछे मुड़ी तो पीछे रूबल चौधरी खड़े थे।
कितनी बार कहा है तुम्हें कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, और मैं तुम्हें भी वार्निंग दे चुका हूँ। अगर मेरे काम में दखल अंदाजी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भूल गई तुम? रूबल चौधरी ने फोन काटकर स्मिता की ओर चिल्लाते हुए कहा। वो मैं स्मिता घबराकर बोलने लगी तो रूबल चौधरी फिर से चिल्लाकर बोले, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, आइंदा इन चीजों में दखल अंदाजी मत करना, वरना तुम्हारा मेरा रिश्ता समझ लो खत्म। पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको सुनना होगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, हटो मेरे रास्ते से। रूबल चौधरी चिल्लाकर वहां से चले गए तो स्मिता उदास हो गई और सोचने लगी, किस गलती की सजा दे रहे हो तुम प्राची और अमन को? क्या कर दिया उसने ऐसा? प्राची अमन से प्यार ही तो करती थी, तो उसी से शादी करेगी ना, और ऐसा करना कौन सा गुनाह है, हाँ, जिसके लिए रूबल उन्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। स्मिता खुद में बड़बड़ाई और फिर अपने कमरे से बाहर चली गई। दूसरी ओर अमन भी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तभी प्राची कमरे में एंटर हुई, हाथ में चाय का कप लिए, और अमन के पास जाकर चाय का कप देते हुए बोली, मैं आज ही आरव को बोल दूं क्या कि तुमने मुझे दिल्ली में शोरूम ओपन करने के लिए हाँ कर दिया है, ताकि बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाए, और फिर हमें यहाँ पर एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं अपना शोरूम अच्छे से खोल सकूं। हाँ, मेरी नजर में काफी अच्छी जगह है, मैं तुम्हें दिखवा दूंगा, तुम आरव से हाँ कर दो, बाकी मैं देखता हूँ। अमन ने इतना कहा और फिर चाय पीने लगा। क्या बात है, आज की चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है। अमन चाय की सिसकियां लेते हुए बोला, आज मम्मी जी ने आपके लिए चाय बनाई थी। हाँ, तभी मैं कहूँ मम्मी जी के हाथों का स्वाद यहाँ तक क्यों छलक रहा है। चलो मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, आरव से बात कर लेना, बाकी मैं फॉर्मेलिटीज देखता हूँ। ये कहकर अमन ऑफिस के लिए चला गया तो प्राची ने अपने फोन से आरव को फोन किया। हेलो हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ प्राची, बोलो ना, क्या हुआ? मुझे शोरूम ओपन करने के लिए अमन ने हाँ कर दिया है। तुम एक काम करो, जितने भी प्रोजेक्ट तुम्हें मिले हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट बनवाना शुरू करो, बाकी मैं यहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ। हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब हैंडल करता हूँ। आरव ने भी जवाब दिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो ना। निखिल से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं तो क्यों? पता नहीं, आजकल वो काफी बिजी रहता है, फोन करो तो फोन रिसीव नहीं करता, और अगर रिसीव करता है तो बुरी तरह बात करता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मधु भी कॉल नहीं करती। सब ठीक तो है ना वहाँ पर? आई थिंक सब ठीक ही होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो मैं आज ही अमन से कहकर निखिल से मिलने जाती हूँ। ठीक है, आरव ने जवाब देकर फोन काटा तो प्राची फिर से अपने कामों में जुट गई। वो बेफिक्र थी अमन की हाँ के बाद। उसे शोरूम के काम से इतना प्यार जो था, अब बस बाकी था उसका सपना पूरा होना। बस इसके लिए वो अमन से बात करना चाह रही थी ताकि वो अपना सपना पूरा कर पाए। वो कमरे की सफाई कर किचन में आई और ब्रेकफास्ट बनाने में जुट गई। किचन के काम करते करते उसे आरव की बात याद आ गई। आरव ने जो कहा था वो सही तो था। एक चीज तो उसने भी नोटिस की थी कि निखिल के बिहेवियर में काफी चेंजेस आए, पर वो ये भी जानती नहीं थी कि हो सकता है निखिल काम में इतना बिजी रहता हो, इस वजह से ये सब हो रहा हो। इसी वजह से निखिल चिड़चिड़ा गया हो और किसी पर ध्यान न दे पाता हो। प्राची निखिल के बारे में सोच ही रही थी। अमन की चाची किचन में एंटर होते हुए बोली, बेटा, प्राची बेटा, अब आगे क्या होगा आपको पता चलेगा अगले